चलाए जा रहे हैं आम बांग्ला हिंदुओं के घर बार। बांग्लादेश में नाच रहे हैं बंगाल में नंगा नाच। दंगाइयों की टोली बरसा रही है आम बांग्ला वासियों पर कहर। प्रशासन और खुफिया तंत्र देख रहा है तमाशा। सरेआम बंगाल को बनाया नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। बिंदास में फिर हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना है। मुद्दा जुड़ा है हमारे बंगाल से। जी हां, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिसने क्रांतिकारकों की फौज दी थी, उस बंगाल के बारे में हम आज बात करेंगे। और जैसे कि आपने मोन्टाज में देखा, हम सवाल पूछ रहे क्या ये बंगाल बांग्लादेश बन रहा है। सवाल बहुत गंभीर है। कहने को तो बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, लेकिन ममता जी दीदी की यह ममता कुछ लोगों के साथ सौतेला व्यवहार और कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अपना प्यारापन दिखा रही है। और यह उनका किसी के प्रति प्यार और किसी के प्रति द्वेष या सौतेला व्यवहार राज्य को अब भारत से तोड़कर बांग्लादेश जैसी स्थिति पर लाया है। जी हां, इसके पहले भी वहां पर कम्युनिस्टों का शासन था। वहां पर भी तब भी भगवा आतंकवाद, भले ही आज यहां पर गृहमंत्री आज बोलता हो, लेकिन तब वहां पर दुय्यम दर्जे की नागरिक के तौर पर व्यवहार किया जाता था। यह अब और बढ़ा है। तब तो कहा जाता है कि धार्मिक कट्टरपंथी पर्दे के पीछे से मदद करते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने धार्मिक कट्टरपंथियों को पर्दे के आगे लाकर हीरो बना दिया। अब इनकी गुर्मी इतनी बढ़ गई है, इनका इतना हौसला बढ़ गया है कि अब खुलेआम बांग्लादेश में भी जो हो नहीं रहा वो बंगाल में हो रहा है। और उसके बावजूद भी वहां का प्रशासन मौन है। ममता बनर्जी एक तरफा निर्णय कर रही है और इस विषय पर 1 महीने पहले से हम उनके प्रशासन को लगातार संपर्क कर रहे, कई आंकड़ों को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम आपके सामने बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेकर आए हैं। क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं, आप हमको फेसबुक के द्वारा भी बता सकते हैं, और आप अपनी सारी प्रतिक्रिया, अगर फोन नहीं लगता है तो www.sudarshannews.com पर भी दे सकते हैं। साथ में आप अपने घर में बैठते हुए भी वीडियो कॉल करके स्काइप पर अपनी बात को भी रख सकते हैं। आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पे। 100 ट्रक, 10,000 से ज्यादा दंगाई, हाथों में तलवार और बम, और जला डाले 6 गांव के 200 घर। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दंगे की आग भड़क उठी है, और इस दंगे में हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नालीखली गांव में एक धार्मिक नेता की गुंडों द्वारा हत्या के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। नेता की मौत से गुस्साई भीड़ ने 200 घरों को आग के हवाले कर दिया। कथित तौर पर 60 साल के एक धार्मिक नेता जामतला गांव में किसी समारोह में गए हुए थे। सोमवार की रात जब वो मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे, तभी गुंडों के एक दल ने उन पर गोली चला दी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और हवा में यह बात तैरने लगी कि धार्मिक नेता की हत्या नालीखली गांव के किसी शख्स ने ही कर दी है। इसके बाद लोग घटनास्थल पर जमा होने लगे। शुरू में तो पुलिस ने इस समस्या को हल्के में लिया और लोगों को हटाने के लिए एक जूनियर ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को भेजा, मगर देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और दंगे पर उतारू हो गई। दंगाइयों ने सड़क को जाम कर दिया और रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया। हमलावरों ने कई गांवों में लूट खसोट भी मचाई, मगर यहां सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बनी देखती रही। हमलावरों का एक गुट कोलकाता से ट्रक में चढ़कर आया था। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। दंगे का दंश झेल रहा यह नालीखली गांव केनिंग सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा जिले के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। जब हमलावरों ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया, तब पुलिस वहां खड़े होकर मुंह ताक रही थी। हमला कितना कायरतापूर्ण था, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था, क्योंकि इन दंगाइयों के हाथों में बम, तलवार और धारदार हथियारें भी थीं। दंगाइयों ने पेट्रोल छिड़ककर हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया।
जिन लोगों ने इनका विरोध किया उनकी हमलावरों ने जमकर पिटाई की। हमलावर 3 घंटे तक लोगों के घरों को जलाते रहे और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों सोई रही? इतनी बड़ी संख्या में दंगाई यहाँ कैसे इकट्ठे हुए? कि आखिर ममता और ममता की पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक दंगाइयों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनवाने का ऐलान किया था। दंगाइयों द्वारा हिंदू दुकानदारों की दुकानें भी जलाकर राख कर दी गई। यही कारण है कि यहाँ से हिंदू जान बचाने के लिए दुकानें छोड़कर भाग गए। दुकानें बच गई हैं, उन्हें लेने के बाद जलाकर खाक कर दिया गया। इसके बाद से आसपास के गांवों के हिंदू भी बेहद खौफजदा हैं। प्रियोर मोर गांव की स्थिति मुस्लिमों के भयानक आतंकों की पृष्ठभूमि में शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने दंगाइयों के हिंसक विनाश लीला को रोकने के लिए पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए? तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हिंदुओं के महाविनाश करने पर उतारू है? क्या बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाया जा रहा है? आसाम में जो हुआ उसका ही ये बड़ा आरोप है, लेकिन आसाम की खबरें जैसे दब गई वैसे ही बंगाल की खबरें दब रही है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं पर भी इसके ऊपर कोई रिपोर्ट तक नहीं दी गई, यहां तक कि स्क्रॉल भी नहीं चलाया गया। हम आपके सामने लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस घटना को लेकर आ रहे हैं और आज बिंदास, जो कि आपकी आवाज का कार्यक्रम है, ये हो रहा है। आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी व्यथा भी बता सकते हैं। देश के अन्य कॉलर भी बात करके अपनी इस विषय पर आए रख सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि आपके द्वारा बेस्ट कॉलर के तौर पर आमंत्रण के बावजूद मैं मीडिया में अपने हीरो से मिलकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने से यह रह गया, क्योंकि मैंने 18 फरवरी के बजाय 18 मार्च समझ लिया था। भविष्य में मैं आपसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी आपको अपने आप को सुदर्शन का बाल पत्रकार नागरिक ही मानता हूँ। ममता जी स्वयं को जमीन से जुड़ी नेत्री मानती है, लगता है वो है भी, लेकिन क्या वे नहीं जानती कि पश्चिमी बंगाल में घुसे ये बांग्लादेशी देश और आपके बंगाल प्रांत की शांति व सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उस जमीन का भविष्य खतरे में डाल देना, जिसकी पुत्री होने की आप बात करती हैं, क्या ये उसी भूमि से धोखा नहीं है? इनकी आड़ में आतंकियों को देश में गतिविधियां चलाने का एक आधार भी मिलता है, जो बेहद गंभीर बात है। ममता आंटी प्लीज बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोककर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरा और अपनी जन्मभूमि बंगाल का कर्ज उतारने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम तपन घोष जी को भी लाइन पर थोड़ी देर में लेंगे, जिन्होंने हमारे पास काफी कुछ जानकारी भेजी है। साथ में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी भी स्क्रीन पर चल रहा है। स्काइप आईडी हमारा सुदर्शन न्यूज है, जिससे कि आप सर्च करके अपनी रिक्वेस्ट भेज के अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात रखने के लिए आपके पास कई तरीके, हमारे पास सोशल मीडिया में फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं फोन के द्वारा, एमएमएस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या स्काइप पर कॉल करके वीडियो के द्वारा। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कारण की क्या कारण है, जिस कारण है सवाल हम आपको पूछ रहे हैं। साजिश के तहत दंगाई हिंदुओं के घर जला रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दंगाइयों की भीड़ कोलकाता से ट्रकों में भरकर आई थी। भीड़ ने पुलिस के सामने ही कई 100 घरों को आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान ना करने देना। जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के हैं, वहाँ भी हिंदुओं को पूजा नहीं करने दी जा रही। दंगाइयों की भीड़ अचानक से पूजा करते लोगों पर हमला कर देती है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पहले पंथी कैंडर और अब तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की मिलीभगत से मंदिरों को तोड़ा जाता रहा है। बंगाल प्रशासन का तमाशा देखना। को होने वाले दंगों जो बात सामने आई, उसमें पुलिस सबसे बड़ी विलन दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दंगाई घरों को जला रहे थे और पुलिस तमाशा देख रही थी। हिंदुओं का कमजोर होना। 24 परगना जिले के हिंदुओं को कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। गरीब हिंदू मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। हिंदुओं को भगाने की साजिश हो रही है। दंगाई चाहते हैं कि हिंदू यहां से भाग जाएं, जिससे उनकी संपत्ति पर दंगाई कब्जा कर लें। दंगाइयों का नया बांग्लादेश बनाने का सपना।
दंगाई इस क्षेत्र से हिंदुओं को भगाकर एक नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत आए दिन हिंदुओं के घर बार जलाए जा रहे हैं। दूर क्षेत्रों से दंगाइयों की भीड़ आकर हिंदुओं पर कहर ढाती है। ये कारण है और इन कारणों से लगता है कि बंगाल का बांग्लादेश बनने की दिशा में है, जैसे कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में भी बांग्लादेशी घुस बैठे। वैसे तो बांग्लादेशी देश के हर कोने में है। शायद कहा जाता है स्वयंसेवी संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार कि 5 करोड़ से ज्यादा आंकड़े बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत में है। 3 करोड़ का आंकड़ा तो सरकार मान चुकी है। देश की सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की उच्च न्यायालय ने इस विषय पर तो आदेश भी दिया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये प्रसारण कर रहे हैं। और इस तरह से ये सरकार असंवेदनशील हो गई है इन सब मुद्दों के लिए। हमें तो लगता है कि हमें तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं अब। और ये जो न्यूज आपने दिखाया वो शायद पहली बार आप ही ने दिखाया, बाकी कोई भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। और ये जो मीडिया बाकी मीडिया न्यूज चैनल से एकदम दिखाऊ हो चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर तो बिल्कुल असहाय हो चुकी है, दिख चुकी है पूरी तरह से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय सिंह बोल रहा हूँ जौनपुर यूपी से। धन्यवाद। आसाम के समय में भी यही हुआ। कई महीनों तक आसाम में और आसाम के निचले हिस्सों में ऐसे दंगे होते रहे, वहां पर अत्याचार होते रहे, कहीं पर भी कोई खबर नहीं आई। हमने लगातार जब उस मुद्दे को उठाया तो देश के मीडिया को उसको उठाना पड़ा। उस समय भी हमने जो जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। और तब भी हमने कहा था कि अब बांग्लादेश की ये सारा जो आतंक है ये बंगाल की तरफ बढ़ेगा, अब ये बिहार की तरफ भी आगे आएगा, अब ये पूर्व उत्तर प्रदेश और झारखंड के हिस्से में भी बढ़ेगा और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरा दिल्ली तक भी फैल सकता है अगर समय पर इस विषय पर कुछ नहीं किया जाता। आप अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो बांग्लादेश अपनी सीमा बढ़ाकर आगे बढ़ाएगा। और ममता बनर्जी जैसी नेता इस अभियान में मौन रहकर वोट की राजनीति कर रही है और उनका ये मौन रहना ही एक तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के षड्यंत्रों को खतपानी देना है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम स्क्रीन पर साथ में आंकड़े भी दिखा रहा है जिसमें कि अब तक हुए दंगे, उन दंगे में कितने लोग मरे, दंगों का इतिहास क्या है, साथ में ही दंगों में क्या क्या हुआ था। ऐसे बड़े दंगे जो दुर्गा पूजा के समय में हुए थे और भी कई दंगों का इतिहास आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। हमें दुख है कि हमें सीधे सीधे नाम लेकर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो पत्रकारिता में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे संकेत है। लेकिन जब अत्याचार अति हो जाता है तो संकेतों को दूर कर कर सच्चाई के लिए आवाज उठाना मजबूरी बन जाता है। और इसीलिए हम सीधे सीधे आपके सामने नाम लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ वीडियो कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी स्क्रीन पर चल रहा है, स्काइप पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी बात को रखने के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया की बात उपयोग उठा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? शायद संपर्क टूटा है। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर को कहेंगे कि कॉल करने के बाद आप अपना यहां पर दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी बात ज्यादा अच्छी तरीके से रख पाएंगे। आज बहुत ही संवेदनशील पर मुद्दे पर बोलना है, इसलिए थोड़ा सा संयम रखकर अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल सनसनी फैलाना नहीं बल्कि सच्चाई आपके सामने लेकर आना है। हमारे सामने ये दंगा पीड़ितों के कुछ विजुअल हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल भी हमारे दर्शकों ने, कुछ नागरिक पत्रकारों ने, कुछ हमारे पत्रकारों ने बंगाल से भेजे हुए हैं। इसको यूट्यूब पर, इंटरनेट पर भी डाला गया है। ये आसाम से जुलता हुआ एक तरीके से पूरा घटनाक्रम है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी साहब, मैं बोलना चाहता हूँ हाँ कि एक जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अभी हाल ही में बांग्लादेश को इन्होंने 200 मिलियन यूएसडी देने का वादा किया। उसमें से 50 मिलियन यूएसडी उन्होंने बांग्लादेश को दिया। अच्छा, और ऊपर से कुछ 50 ट्रकें अशोका लेलैंड की इन लोग ने दी और उसके अंदर कुछ 25 ट्रकें नॉर्मल
और कुछ 25 ट्रकें उन लोग एसी के देंगे। तो ये सरकार, मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो पूरी बांग्लादेश की है। तो हैदराबाद अगर बांग्लादेश बन रहा है तो ये पूरी सरकार की साजिश है। इसके अंदर हम क्या करें? इसके अंदर सरकार पूरी मिली हुई है, इसमें सरकार का पूरा हाथ है। जो हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, इसके अंदर कांग्रेस का पूरा हाथ है। इसीलिए वो सीसी कैमरे का केबल कटी हुई थी। इनकी पूरी साजिश है। साजिश नहीं होगी तो अभी बांग्लादेश को पानी देने का बात कर रहे हैं। हमारे देश से पानी का सप्लाई बांग्लादेश को दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो रही है? बांग्लादेशी बना रहे, क्योंकि बांग्लादेशी बन रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूं। धन्यवाद। वैसे तो हैदराबाद की बात भी इसमें उठी है, लेकिन हैदराबाद की बात आज हम इसलिए नहीं कर रहे कि आज हमने पहले से 2 दिन से घोषित करके बंगाल का विषय लिया था और उस विषय पर हमको न्याय देना है। इस विषय पर देश में बहस शुरू करनी है। सुदर्शन ने जब भी मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तक लाने तक अपनी आवाज इस विषय पर लगा के रखी है और ये मुद्दे आगे आए भी है। ये मुद्दा भी हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आए। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, ऐसा है सर कि ये जो मैं दिल्ली हर्ष विहार से बोल रहा हूँ, बहादुर चौहान। हाँ, और जो है कि ये जो हिंदू और मुसलमान जहाँ भी शायद आज कुछ तकनीकी कारणों से हम फोन कॉलर को भी ज्यादा संख्या में नहीं ले पा रहे। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा है। अब तक के प्रत्येक कॉलर ने, अब तक के सारे सोशल नेटवर्किंग पर प्रतिक्रिया देने वाले लोगों ने, और हमने कल से ही इस विषय को जब से घोषित किया था, हमारे पास कई लाख प्रतिक्रिया आई है जो इस सवाल को सही ठहराती है, आशंका जताती है, भय दिखाती है, डर लगता है कि क्या अगर ऐसा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। इसके पहले का शासन भी जिम्मेवार है, इसके पहले के शासन के साथ साथ केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है जो इस विषय पर मुंह बंद करके, आंख बंद करके और कान बंद करके बैठी है। गांधी जी के तीनों बंदरों की तरह पहला शासन, यह शासन, और ममता बनर्जी जो कि फायर ब्रांड नेता कहा जाती है, लेकिन उनकी फायर शायद यहां पर शांत होती है या उनकी फायर को लेके ही आग लगाई जाती है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश भाई नमस्कार। बोलिए। मोहम्मद वहाब हसन रियाद सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ तो क्या ममता दीदी सो रही हैं? इनको हाँ। ऐसा घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए हमको इतिहास के पन्नों पर जाना होगा। मराठा सेनापति इब्राहिम गर्दी आदमी तैयार करने होंगे जो इन घुसपैठियों, इन लुटेरों को मुंहतोड़ जवाब दे। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? हम रियाद सऊदी अरबिया से बोल रहे हैं। सुरेश भाई आपसे एक शिकायत भी, आप 10 साल से ये बिंदास बोल कर रहे हैं। आप उनपे जो इब्राहिम गर्दी मराठा सेनापति थे, उनपे भी एक प्रोग्राम के लिए बिंदास बोल किया। अभी भी दुश्मनों को जवाब देने के लिए इंडिया में इब्राहिम गर्दी, लाखों इब्राहिम गर्दी मौजूद है। बिल्कुल, आप कॉल करके अपनी बात को जरूर हमको बताइए डिटेल। ऐसे देश के कई अनाम वीर हैं जिन वीरों का इतिहास लोगों को सामने लेकर आना जरूरी है और बदलती परिस्थिति में इसकी जरूरत भी। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जय हिंद साहब। बोलिए। जय हिंद साहब। जय हिंद, बोलिए। ये मैं यूपी सिद्धार्थनगर बासी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार इसके बारे में क्या सोचेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ये कश्मीर, ये बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी जो कर रहे हैं यहाँ के कलकत्ता में, ये जब ये ममता बनर्जी अब सत्ता में होती है तो सपोर्ट करती है, बाद में उसके लिए गाली देती है। धन्यवाद। हम आपको एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। भारत के पूर्व आईबी निदेशक अजीत डोभाल जी इस विषय पर कितनी गंभीरता के साथ मुद्दे को रखते हैं, देखिए। बंगाल की स्थिति में मुझे यह दिखाई देता है कि जहां जहां खतरों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है,
सरकार की उनसे मुकाबला करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। इसलिए जो गैप है वो इतना बढ़ता जा रहा है, और ये गैप जितना ही बढ़ता है उतना ही समाज के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर में असुरक्षा की भावना अधिक होती है। तो आज बंगाल के अंदर में जो एक वो बन रहा है, और वहां के जो एक खास समुदाय विशेष के लोगों के बीच में एक वातावरण बन रहा है, उसमें उनको लग रहा है कि खतरे हमारे प्रति बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की कैपेसिटी कम होती जा रही है। अब जहां पर कैपेसिटी कम होती है वहां पर दो कारण होते हैं, जिस पर एक आपने देखा कि क्या सरकार की इंटेंशन नहीं है या सरकार का अपरेटस इतना कमजोर है। आज के संदर्भ में तो ये लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन भी नहीं है और शायद कैपेसिटी में भी कमी आई है, और क्योंकि एक पॉलिटिकल इंटेंशन का होना इस तरह की चीजों में बहुत आवश्यक होता है, जहां पर कि विभिन्न समुदाय के लोग केवल एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में ही उनका महत्व नहीं होता, बल्कि उनका महत्व एक राजनीतिक संदर्भ में भी होता है। और क्योंकि राजनीतिक संदर्भ में वो एक वोट बैंक बनते हैं, राजनीतिक संदर्भ में उनका सपोर्ट या उनका अपोजिशन एक महत्व रखता है, इसलिए आप अपनी पॉलिसीज को कैलिब्रेट करते हैं इस प्रकार से कि हमारा मैक्सिमम पॉलिटिकल एडवांटेज हो। उस मैक्सिमम पॉलिटिकल एडवांटेज के अंदर में आप कानून की और जो नेशनल इंटरेस्ट की या जो सिविल सोसाइटी के इंटरेस्ट है, यहां तक कि जो इंडिविजुअल लोगों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इंटरेस्ट हैं, उनको एक पैकिंग ऑर्डर में, प्रायोरिटी के ऑर्डर में नीचे रख देते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों को सबसे अधिक रखकर एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो करने लगते हैं। तो बंगाल की स्थिति में लगभग स्थिति मुझे आज ऐसी दिखाई दे रही। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं जलपाईगुड़ी से बजरंग बोल रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि 60 साल से केंद्र कांग्रेस पार्टी राज करती आई है। हाँ। ये पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती आई है। वोटों की राजनीति का फायदा उठाकर अलगाववादी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है। मैं कहता हूं कि बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में फैले हुए हैं। इसका कारण हमारे देश की सरकार का नामर्द होना। बिल्कुल जी, हमारे देश का प्रधानमंत्री रबड़ स्टाम्प उसी पार्टी का राष्ट्रपति, इनसे हमारा देश क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये केंद्र सरकार और सरकार मिली जुली भगत है। बिल्कुल। आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? हाँ जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारी स्थिति खाली बंगाल की नहीं, आसाम में भी यही स्थिति है, बंगाल में भी यही स्थिति है, बिहार में भी यही स्थिति है। तो देश इनसे क्या उम्मीद करेगा? हमारी प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस जब तक नहीं हटेगी तब तक ये देश का भला होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के लिए भी लोग कांग्रेस की ही समझते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस से आई थी, बल्कि इस विषय में उनकी नीति तो कांग्रेस से भी ज्यादा निंदनीय है। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? विजय कुमार बेंगलोर से। हाँ, हेलो सर। बोलते रहिए आप। बेंगलोर से। आज सर मैंने सुना था ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन देखकर बहुत दुख हो रहा है। ऐसा अगर चलता था तो इस देश के लिए तो बहुत हानिकारक लोग हैं यहाँ पे। और केंद्र बोलते हैं कि इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। धन्यवाद। हम टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं मोहित कुमार बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए हरियाणा। सर ये बहुत शर्म की बात है जो हमारे देश में महान महान नेता कहलाए जाते हैं, राष्ट्रीय एकता के नाम पर इन्होंने मजाक बना रखा है। तो ये काफी शर्म की बात है सर। एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते हम जिस तरह बाहर जाते हैं और जिस तरह हमारे ऊपर क्या क्या बातें कही जाती है कि हम अपने देश की एकता को भी संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, ये काफी शर्म की बात है सर। बिल्कुल। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा क्यों चल रहा है? इसमें हमारा क्या कसूर है सर? बिल्कुल। जबकि यही हमारे जैसे आम आदमी ने ही सर देश के लिए बलिदान दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को जब आतंकवादी घोषित कर दिया गया तो हम आम आदमी सर अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल।
धन्यवाद। अब भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति भी बंगाल से आते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति भले पूरे देश का होता है, लेकिन हमारी संघ राज्य में राज्य से आने वाले व्यक्ति का भी एक विशेष महत्व होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बंगाल का बैठा है, तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी की मनमर्जी चलने देंगे? ऐसे में क्या उनका मुड़ी स्वभाव, क्या उनका गुस्सा या क्या उनका राजनीतिक दांवपेच बंगाल का भविष्य और साथ में राष्ट्र के भविष्य के लिए दांव पर लगाने लायक राजनीति करता रहेगा? अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं अमर इस्माइल बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप बताइए, अभी जो हालत है देश का, क्या अभी गणतंत्र के लिए ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। जब गणतंत्र चलेगा सर, ऐसे ही संख्या लोगों का वोट के लिए, देश के लिए ऐसे ही करते रहेंगे सर। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, जैसे देश में कोई भी, चाहे आर्मी का हो, कोई एकत्र शासन 10 साल के लिए सिर्फ चले ना, गणतंत्र का मूल्य वो तो हर आदमी समझ सकते सर। बिल्कुल। क्योंकि गणतंत्र के लिए जो चीज चाहिए वो चीज आज देश में नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये हम लोग जो हिंदू हैं सब इतना सुरक्षित होते जा रहे हैं दिन पे दिन, और कोई तो ऐसी पार्टी मिले, कोई ऐसा मतलब भारत स्वाभिमान जो है, क्या कहते हैं, उसको हम लोग वोट दे सकें। पहला वोट हमारा उसी में जाएगा जो जिससे पूरा हिंदू, पूरा सब आम आदमी जो है सुरक्षित रह सके। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सिंह बात कर रहा हूँ, सिलवासा दादरा नगर हवेली से। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश की गवर्नमेंट वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारे देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की बेइज्जती कर रही है। किसी भी तरह का कोई मानवाधिकार लागू ही नहीं होता है इंसान के ऊपर। एक खास वोट बैंक के लिए हम सारे के सारे देश के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ये काम कर रही है। खासकर हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि उनके ऊपर किसी एक खास समुदाय की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर देश के सभी नागरिकों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे नागरिक उनके लिए समान होना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपको हम लोगों ने चुन के एक अच्छी पोजीशन पे बिठाया है तो इसका मतलब ये नहीं, आपको पावर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चलें। आप हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं चलते हैं? किस दिन आप लोग सुधरेंगे, और जिस दिन आप लोग सुधरेंगे उसी दिन देश सुधरेगा, ये बात तो पक्की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये भान या आभास और इस चीज का एहसास अगर देश के नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व को, लोक प्रतिनिधियों को होगा तो उन देश हमारी सारी समस्या सॉल्व होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं उड़ीसा से बलराम बोल रहा हूँ। बोलिए बलराम जी। हाँ, मैं सारे बोल रहा था, ये सवाल सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का नहीं है। देखिए, 1957 में जो हम लोग जो इंडिपेंडेंस मिला था हम लोग को, तो अंग्रेज से जितना भी आदमी आया था यहाँ पर इंडिया में, बहुत कम आदमी आया था, लेकिन वो 200 साल तक शासन करके यहाँ पर गया है। यार, ये बांग्लादेश जो है ना, वो 5 करोड़ से ज्यादा आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और कुछ दिन में टोटल इंडिया को कंट्रोल में लेकर टोटल इंडिया पे राज करेंगे। बिल्कुल। ये जो बात है, ये लोग गवर्नमेंट को समझना चाहिए। जरूरत है अभी ऐसा रूल होना चाहिए, जितना भी बांग्लादेशी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी आ रहे हैं, हम लोग को कुछ दिनों में पूरा अंग्रेजी 200 साल शासन किया, ये लोग ज्यादातर शासन कर लेंगे हम लोग को। बिल्कुल। धन्यवाद। बात धर्म की नहीं होनी चाहिए, ना नाम लेके होनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति सीधे धर्म का नाम लेकर होती है, मारझाड़ जब धर्म का नाम लेकर होती है, दंगे जब धर्म का नाम लेकर होते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग, उसकी एंकरिंग, उसका प्रस्तुतिकरण धर्म के आधार पर करना मजबूरी हो जाता है। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, बोलते रहिए आप। सुरेश जी, पहले तो काफी दुख हुआ ये सारे फोटोज और ये वहां की सीनरी देख के। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, वो लोग हमारे सीने पे बैठ के हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। ये पता नहीं कब तक चलते रहेगा ये हमारी। बिल्कुल।
बिल्कुल हैदर भाई, हमारे सीने पे जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने बनाया, जिसको सारी दुनिया में पहचान दी, उसी के लोग हमारे सीने में बैठ के हमें इतनी तकलीफ दे रहे हैं। पता नहीं है कब तक चलते रहेगा। सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही है। काफी दुख की बात है। मैं कुवैत से बोल रहा हूं, मुझे देख के अभी काफी दुख हुआ ये सब। बिल्कुल, धन्यवाद। यह हैदर भाई, भारत के एनआरआई, जो अनिवासी भारतीय, इस देश की सबसे ज्यादा चिंता करते, विदेश में बैठकर बिंदास को कई देशों में तो अब उल्टा समय होता है, वहां पर भी लोग जागते हैं, स्पेशली इसलिए कि अपनी देश की स्थिति, सच्चाई देख सके और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर जी। बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ सर, कुछ दिन पहले आपने ओवैसी का भी ऐसा चैनल बताया था, प्रोग्राम बताया था। हाँ। उसने यही कहा था कि हम हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। और आज उसकी सरकार ने उसको 2 दिन के लिए ड्रामा करके बंद करके छोड़ दिया, और आज हैदराबाद में उसके पड़ोस में इतना बड़ा दंगा हो गया सर। बिल्कुल। और यही बता रहे हैं, अगर आज तो ये देश, ये बांग्लादेश भी हमारे से वैसे ही टूटेगा जैसे एक दिन पाकिस्तान वाला उससे टूट गया था सर। बिल्कुल। तो सर ऐसा है कि ऐसे लोगों को, इन लोगों को गवर्नमेंट को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी बिरादरी से हो। सबसे पहले ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जो मजहब है वो भी हिंदू है, हम हैं ही, हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए। चाहे मैं एक सिख परिवार से बोल रहा हूँ सर, ताज्जुब होता है ऐसे लोगों को देखे कि हमने अब लोगों ने किस हाथ में अपनी बागडोर दे रखी है सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, मैं प्रमोद सैनी कानल से बोल रहा हूँ। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारा भी आपको प्रणाम। जी सर। हमारा भी आपको प्रणाम। प्रणाम सर। तो मैं ममता बनर्जी का हालांकि यूपी में रहता हूँ, बहुत बड़ा फैन था, इनकी ईमानदारी वगैरह सुनता था सब। लेकिन आज इनका बारे में ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। और इन्होंने देश के हालात कैसे कर दिए, चारों तरफ चीन घेर रहा है, बांग्लादेश पे, इधर पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो इन्होंने कैसे हालात बना दिया। आखिर इनकी आंखें क्यों बंद हो रही है नेता, वो क्या चाह रहे हैं देश को। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। मेरा नाम विपिन है, मैं कतर से बोल रहा हूँ। हाँ। फिर मैं ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि हर पार्टी जो आता है इसी बात को लेके आता है, इसलिए वोट बैंक का लड़ाई चल रहा है। ये काफी दुख वाला बात है। हर देश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, ये काफी अफसोसजनक है। ये वोट का लड़ाई ना करके ये। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये कांग्रेस के राज में सब ऐसा ही होता है क्या? सपोर्ट है हिंदुओं के साथ में अन्याय ही होता है। हाँ, तो ये जब ये मोदी आएगा तो ये देश का सुधार होगा। मोदी किससे डरने वाला नहीं है। मोदी आएगा तो देश का सुधार होगा, और सब पाकिस्तान वाला का सब मोदी से डरेंगे, और ये चाइना वाला भी डरेंगे। जो धन्यवाद। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ। जो लोग भी रहते हैं से उनका वजूद है, वो लोग भी देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। भारत से उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, देश की महिलाएं भी बाहर आकर इस स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रही है। देश के तमाम लोगों को चुप बैठकर इस विषय के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ। हाँ, मैं डॉक्टर भारती बोल रहा हूँ, पूना से। बोलिए। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए आप। हाँ, जय श्री राम सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, बोलिए। हाँ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। हेलो। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है तो आप सीधे अपनी बात को रखिए। अपनी बात एक शब्द कहेंगे, टीवी पर सुनने के मोह में अब अपनी बात को पूरी तरीके से रख नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी आपको कहना है, कॉल कनेक्ट होने के बाद आप लगातार अपनी बातचीत को जारी रखिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ। बोला, अभी जो घटनाएं हुआ, तापस चौधरी नाम का पुलिस ऑफिसर मर्डर हुआ,
तो उसमें जो इकबाल नाम का जो शख्स है उसको अभी अरेस्ट नहीं किया है। हाँ, तो किस लिए? मुस्लिम होने के कारण अरेस्ट नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कलकत्ता से हम बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, बोला जे ममता जी जो, हाँ, ममता जी जो देख रहा है, जो जितना राजनीति कर रहा है, हाँ, वो राजनीति में जो पब्लिक को जो बोलना चाहिए पब्लिक के ऊपर में, उससे ज्यादा बोलते रहते हैं। हाँ, उसका बाद में उनका जो व्यवहार है, अभी जो पब्लिक को जिस तरह वो एक तो मंत्री है, जिस तरह पब्लिक को जैसे बोलना चाहिए, उस सिस्टम में वो नहीं बोलते हैं। हाँ, मेरा ये कहना मतलब एक तो मंत्री को ऐसे ही बोलना पब्लिक के ऊपर, क्या ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हम आपको बोलना चाह रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार भैया। बोलिए। सर, ये कह रहे थे कि खैर बंगाल और बिहार और ये अलग अलग प्रदेशों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय पुलिस है, जिस दिन वो सुधर जाएगी उस दिन पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। लेकिन क्षेत्रीय पुलिस के हाथ तो राज्य के नेतृत्व के द्वारा बांधे जाते हैं ना, ये भी तो सच्चाई है। सर, छोटे छोटे ये जो क्राइम हो रहे हैं, इनसे एक बड़ा क्राइम बनता है। जी, धन्यवाद। सही है कि पुलिस को छूट देनी चाहिए, लेकिन पुलिस को छूट नहीं दी जाती, बल्कि पुलिस को ऊपर तो एक राजनीतिक दल बदलने के बाद, सत्ता बदलने के बाद, नया नेता, नया राज आने के बाद एक संकेत दिया जाता है कि यह हमारी पॉलिसी है और इस प्रकार से इन लोगों के बारे में नरम रुख रखना है और इनके ऊपर अत्याचार हुए तो भी चुप बैठना है। ऐसे विभिन्न प्रकार की पॉलिसी नेतृत्व के द्वारा जब दी जाती है, तब पुलिस भी अपनी जॉब बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए नेतृत्व का आदेश मानकर इस अत्याचार का कभी हिस्सा बनती है तो कभी मुख्य दर्शक बनती है। पुलिस को ऐसी चीजों में पड़ने के बजाय संविधान के प्रति, देश के प्रति अपना सही कर्तव्य निभाना चाहिए। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए, क्या कहेंगे? मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, ये मामला गंभीर तो हमेशा से ही था, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश, भारत के आसपास के देशों को, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है, उनमें अपना प्रभाव हर तरह से बढ़ा के और देश के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं, ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और जैसा कि अभी डोभाल साहब ने कहा था कि इसके दो कारण हैं, तो सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है या सरकार के पास साधनों की कमी है। तो उसी बात को मैं बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि मुख्य बात है कि सरकार और नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो साधन तो अपने आप तैयार किए जा सकते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। हम तो चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, ये साधन कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी है, मर्दानगी की कमी है, और वही सबसे बड़ी समस्या है। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल। वीडियो कॉल के लिए चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जो आपका जो चैनल है, ये बांग्लादेश के बारे में जो बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट सर बांग्लादेश को शेल्टर क्यों दे रही है सर? बिल्कुल, इंडिया बांग्लादेश को शेल्टर दे रही है, ये चीज गलत है। धन्यवाद। बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, हमारा शत्रु राष्ट्र है, भले ही उसको हम कितना भी मित्र कहकर अपनी बात करने का प्रयास करें, हमारे आधार पर या हमारे सहयोग पर जिसकी निर्मित हुई, उसने हमेशा हमारे साथ बेईमानी की है। और ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये भारत का हित कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि इन देशों में भारत के खिलाफ विष बोआ जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रचार किया जाता है, वहां के कट्टर संगठनों के द्वारा सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाता है और भारत को एक शत्रु राष्ट्र के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि वहां का व्यक्ति इस देश के द्वारा मिलने वाला फायदा तो लेना चाहता है, लेकिन इस देश को कभी भी अपना नहीं मानता है। लेकिन भारत लगातार गलती करता आ रहा है और बांग्लादेश को इतनी मदद करता है। वहां पर राजनीतिक जो बदलाव होते हैं, उसके आधार पर भारत सरकार यहां के राजनीतिक बदलाव के आधार पर अपनी नीति बदलती है, लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो देश हैं जिन्होंने अपनी नीति हमेशा भारत के खिलाफ रखी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम सर जी। बोलिए।
हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये दो भाइयां जो है ना, जब से चल रहा सर ये हिंदू मुस्लिम का, ये दो भाइयों को हटा दिए तो खत्म हो जाती सर हिंदू मुस्लिम। हेलो, बोलिए। अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसीउद्दीन सर, ये दो भाइयों की वजह से हिंदू मुस्लिम का चालू हुआ सर। ये MIM पार्टी की तरफ से हो रहा सर ये पूरा। धन्यवाद। वीडियो कॉल के लिए स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी प्रणाम, मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ सर, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा के भारत के अंदर में बसाया जा रहा है और वहाँ के मूल निवासियों को बिल्कुल क्या है कि निकाल के बाहर करने का ये प्रयास है। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर से पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, अब बंगाल के अंदर से हिंदुओं को निकालकर वहां पर दोबारा इस तरह से मतलब मुस्लिमों को बसाया जा रहा है, ये गलत है। धन्यवाद। हम आपको MMS दिखाते हैं, कुछ MMS क्या कहते हैं। हमारे यहाँ की सरकार मुस्लिम दंगे को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे जो हो रहा है इसको पश्चिम बंगाल को यहाँ पे बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है, इतना बढ़ावा मिल रहा है। इस टाइम पे हम बहुत परेशान हैं। हम सब भाई भाई मानते हैं पर कोई भाई मानने को तैयार नहीं है। अभी कुछ हुआ है तो बताइए, जितने मुस्लिमों ने हमारे यहाँ पे हमला कर दिया, हमारे घर में भगवान की तस्वीरें, पूजा पाठ, फैमिली में बच्चों को दिक्कत तक आई है। इस बार यह स्थिति है। हम भले ही भाई माने वो भाई मानने को तैयार नहीं है। जमीन पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। मेरे पिता को हरियाली बहुत पसंद थी, इसीलिए आज यहां मैंने पौधा लगाया है। हम अपने प्रियजनों के लिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हम कि क्या बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा है। देश विदेश में बैठे लोग जो भी हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसको देखकर दहल गए हैं। उनको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, और देश का तमाम मीडिया उनके सामने इस तथ्य को क्यों नहीं ला पा रहा है। बंगाल से भी, देश भर से भी विभिन्न लोगों की कई प्रतिक्रिया हम तक आकर यही कहती है कि ममता बनर्जी की ममता कहाँ गई है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसमें स्पेशली ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर कोई भी लिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए। मैं वैसे हैरान हूँ कि गुजरात के गोधरा की जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो कुछ हो रही थी, यानी कि ट्रेन में कार सेवकों को जिंदा जलाना, लेकिन इसको गुजरात दंगों का नाम दे दिया गया और 10 साल से भी ज्यादा उस पर हो हल्ला मचाया गया। और हमारे वोट बैंक के भूखे भिखारी तथा वो कुछ मीडिया वाले भी शामिल हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल के दंगों पर भी कोई न्यूज देना उचित नहीं समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके चैनल से प्रेरणा लेकर बाकी सभी चैनल इस पर कवरेज देंगे तथा ममता बनर्जी और कैबिनेट के उन मंत्रियों को जो जिन्होंने दंगों पर कड़ा संज्ञान लिया है, उनको भी थोड़ी शर्म आएगी तथा दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे वह डालेंगे जो उनकी सही जगह है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ तपन घोष जी जुड़ रहे हैं बंगाल से, हम उनसे बात करते हैं। तपन जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? हेलो, शायद तपन घोष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप भी अगले कॉलर से बात करेंगे, देखते क्या कहते हैं। हेलो सर, सूरज जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल कोयम्बटूर से बोल रहा हूँ। हाँ। ममता जी की पहले जो सरकार बने थे, CPM थे, उसके अमल में जैसे गंदरगोल होता था, अब ममता बनर्जी का अमल भी ऐसे हो रहा है। ऐसे होगा तो हमारा बंगाल को नष्ट करते रहेगा। लेकिन एक भी राजनीति पार्टी हमारा अगले आंखों के सामने नहीं आ रहा है। क्या सच्चा आदमी आ रहा है, क्या करे? इस वक्त हम लोग केंद्र को भी इसके बारे में देखना चाहिए। हमारे राज्यों में
प्रणब मुखर्जी जैसा राष्ट्रपति दिया है, फिर भी हमारा राज्य का कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रहा है। या अभी चुनाव में कितना लोगों को जान जा रहा है। पहले तो हम लोगों का घर में आग लगा देता था। हम ऐसे हो तो फिलहाल वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का हो। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है। ठीक है, अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। जी, मैं फैजाबाद अयोध्या से बोल रहा हूँ। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम अपने दूसरे विदेश के देशों को अंदर ले आएंगे, तभी हमारे देश में मुस्लिम भी बढ़ेंगे। पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण की यही वो अपने देश में मुस्लिमों को घुसा रही है और वो बेवजह हिंदुओं को खराब करने में तुली हुई है। जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसी तरह ये बंगाल को छोटा बांग्लादेश बना के और छोटा पाकिस्तान बना रही है। अभी कल ही मुलायम सिंह यादव बोले थे कि पाकिस्तान का छोटा भाई है भारत का, लेकिन उसने अभी कल ही धमाके कर दिए हैदराबाद में। इसके पीछे पूरा कारण है पाकिस्तान का, और यही जो मुस्लिमों के लिए वोट बैंक की राजनीति हो रही है और ओवैसी जैसे पूरा भारत को खत्म करना चाह रहे हैं। उन्हीं के कारण ये सब ब्लास्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे वो भगवान की पूजा नहीं करने देते वहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होगी वहाँ ये सर्वनाश तो होगा ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे, देखिए। कट्टरपंथी ताकतों का एक और बांग्लादेश बनाने का सपना साकार हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में भीषण दंगे कराए थे, ऐसा ही कट्टरपंथी फिर दोहराना चाहते हैं। बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तानी हिंदुओं से भी बदतर हो जाएगी। जिस तरह से आए दिन बंगाल में हिंदुओं के घर बार जलाए जाते हैं, मंदिरों को तोड़ा जाता है, नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया जाता है, ऐसा ही पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ हो रहा है। बंगाल में मंदिरों को तोड़ा जाता रहेगा। जिस तरह से प्रशासन दंगाइयों पर कार्रवाई के नाम पर तमाशा देखता रहता है, उससे आने वाले वक्त में भी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता रहेगा। कुछ दिन में ऐसा होगा कि ममता बनर्जी बंगाल की बजाय बांग्लादेश की मुख्यमंत्री होंगी। जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर कहर ढाया जा रहा है, ये नया बांग्लादेश बनाने के संकेत हैं। लगता है खुद ममता बनर्जी भी ऐसा ही चाहती हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में फिर बंटवारे की चिंगारी भड़क जाएगी। कट्टरपंथी एक साजिश के तहत देश के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या को बसाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से हिंदू समुदाय को भगाया जाता है। फिर यहाँ शासन और प्रशासन पर दबाव बनाकर सारी नीतियाँ अपने पक्ष में करा ली जाती हैं। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। कनाडा विनिपेग से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो ममता बनर्जी ने कार्य किया है, ये अच्छा कार्य नहीं है। बंगाल को बंगाल ही रहने दें, बांग्लादेश बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कनाडा से कॉलर अपनी बात को रख रहे थे। आपने देखा कि विदेश में बैठ रहे भारतीयों को तो ज्यादा चिंता है क्योंकि वो विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे लोगों को इस विषय की शायद चिंता ज्यादा नहीं है, इसलिए हम बाकी चीजों में व्यस्त है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय होंगे, देखिए। ममता बनर्जी कट्टरपंथियों के हाथ में ना खेलें। वामपंथियों की तरह ममता बनर्जी भी कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि कट्टरपंथी दंगों की साजिश रच रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि वो बांग्लादेश की नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर ढाया जा रहा है, वैसे ही बंगाल में हिंदू कट्टरपंथियों के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन कट्टरपंथियों का नहीं, दंगा पीड़ितों का साथ दे। जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि दंगाई घरों को जलाते रहते हैं और पुलिस तमाशा देखती रहती है। प्रशासन को ऐसे वक्त हिंदुस्तान के प्रति अपनी शपथ को याद रखना चाहिए। राष्ट्रवादी संगठन दंगा पीड़ित हिंदुओं की मदद करे। जो देश के राष्ट्रवादी संगठन हैं, वे आगे आकर दंगा पीड़ित हिंदुओं की मदद के लिए आगे आएं।
इससे दंगा पीड़ितों को कम से कम ये तो एहसास होगा कि वो पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ममता बनर्जी को राष्ट्रधर्म निभाने को कहे। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता ही दंगों में शामिल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा? इसलिए केंद्र सरकार ममता बनर्जी पर दबाव बनाए। तपन घोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। तपन जी, आपका स्वागत है बिंदास में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? जी, ऐसा कि अभी नया सरकार ममता बनर्जी की सरकार आने का बाद बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण का सारे हद पार हो गया। ऐसा लगता है कि जैसा मानो कि ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के वोट पे आ रहे हैं। सीपीएम की जमाने में अगर 2010 में दे गंगा का हादसा हुआ तो ममता बनर्जी की जमाने में अभी 2012 में जयनगर थाना के अंदर तारानगर रूपनगर गांव पूरा जला दिया। और अभी अभी 19 तारीख को ये जो नलिया खाली गांव और उसके आसपास में और 3 गांव, ये 4 गांव को मुसलमानों ने पूरा जला दिया। इस तरह हादसा बड़ा छोटा लगातार हो रहा है। हमारे जो बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है, बनगांव की बॉर्डर, वहाँ तो बॉर्डर बिल्कुल खुला है। बांग्लादेश से अभी सैकड़ों के और हजारों की तादाद में मुसलमान भारत में घुसकर आते हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हम बॉर्डर पे जाकर देखते हैं, आप भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा नदी है। बिकाल 4 बजे से नदी के उसके अंदर से गांव से लोग आकर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। और अंधेरा होते ही वो लोग बॉर्डर पार करके भारत में घुस जाता है। यहाँ लोगों का घरों में हमला करता है। यहाँ का गायें ले जाते हैं, कभी चुरा के कभी खरीद के। यहाँ भी उस गाय को बेचने के लिए यहाँ गाय का जमा हुआ रखा है, गोडाउन बना हुआ है, उसको ले जाते हैं। मतलब इस बार से दिखता है कि वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। और इसमें हमारे बॉर्डर में रहने वाले हमारे जो ग्रामीण वासियों है, उनका तो सारे फसल खराब हो जाता है, उनका घरों का प्रांगण से जाता है, उनके वो खाने का थाली के ऊपर से वो गायों को ले जाता है। इस तरह। और आप लोगों का पता होगा कि जो फर्जी नोट जो आता है, फेक करेंसी, वो तो सारे के सारे हमारे मालदा और मुर्शिदाबाद के बॉर्डर से ही आता है। और ऐसा इसमें कहीं कुछ रुकावट नहीं है। आज की तारीख में हमारे बॉर्डर में रहने वाले ग्रामवासियों का स्वयं की सुरक्षा स्वयं को करना पड़ता। और बहुत कष्ट की बात यह है कि हमारे मनमोहन सिंह जी का पता नहीं क्या मजबूरी है, उन्होंने बीएसएफ को ऑर्डर दे दिया कि सरहद पर गोली नहीं चलाना। और ये जानकारी सबको, ये तो छिपा नहीं रहता, तो बांग्लादेश के लोगों को जानकारी मिल गया, इसलिए सैकड़ों की संख्या में आ जाता है। अब बेचारा बीएसएफ 2-2, 4-4 का टोली में वो चौकी देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। अब 100-200 बांग्लादेश के लोग आ गए तो बेचारा हमारे बीएसएफ के जवान डंडा लेकर क्या करेंगे? वो गोली नहीं चला सकते, मना कर दिया दिल्ली से। और इसका सहारा लेकर बिल्कुल तपन जी, ऐसे में स्थिति जो इतनी बदतर होती जा रही, इसका उपाय आप क्या देखते हैं? ऐसा है कि अभी अभी जितना घटना हो रहे हैं उसमें ध्यान में आता है कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी को चुनौती दिया है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह भली भांति समझ भी रही है कि उनका शासन को चुनौती दे दिया है। अब देखिए, ये जो एक के बाद एक मुसलमानों का कलकत्ता में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, ना जाने कितने प्रोग्राम, वो कोई का परमिशन का परवाह नहीं करता है। मैं जब मेरा 14 फरवरी का प्रोग्राम के लिए लाल बाजार में मैं गया था और वहाँ पुलिस से बातचीत हुआ, उन्होंने बताया हम धार्मिक संगठनों का एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया। तो मैंने बताया भाई तो मुसलमानों का इतना जो कार्यक्रम हो रहा है, बोला आप भी उनके जैसे कर लो। इसका मतलब यहाँ इस राज्य में आप कोई कानून नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है, वो कोई परमिशन का परवाह नहीं कर रहा है। और ममता बनर्जी को अपना ताकत दिखा दिया। अब पता नहीं ममता बनर्जी कैसे संभाल पाएंगी। ममता जी हिम्मत वाली है, लेकिन ये जो 30% जो ब्लॉक वोट है, ये मजहबी वोट है, मजहबी वोट के नीचे दबाने का, ममता बनर्जी को दबाने का पूरा कोशिश चल रहा है। शासन कोशिश कर रही है
लेकिन ये जो राजनीतिक लाचारी होती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, इसके लिए यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी नदिया जिला में अब एक जगद्धात्री पूजा के समय गोली चलाया, हमारे हिंदू ग्रामवासियों को मृत्यु डेथ हो गया। ऐसा लगातार हमारे मंदिरों में हमला, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में हमला, आक्रमण करना और मुस्लिम कट्टरता का एकदम खुला छूट है सब जगह में। तो अपना मदरसों में अब 10,000 मदरसों का आपने रिकॉग्निशन दे दिया, जिसका कोई सूची तक नहीं है। आपने बिना सूची अब 10,000 मदरसों का रिकॉग्निशन दे दिया। क्या मुसलमान समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुस्लिम समुदाय को और उनका विकास के लिए क्या मदरसा को, मजहबी मदरसों को रिकॉग्निशन देना, उनका मदद करना जरूरी है या उनके बीच में अधिक स्कूलों का शुरू करना जरूरी है? तो इसलिए धन्यवाद तपन जी, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा। हम समय की कमी के कारण हमको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बंगाल की समस्या बहुत बड़ी है। हमने जैसे कि कहा कि आसाम का विषय भी हम आपके सामने लेकर आए थे और बंगाल का भी लगातार 3-4 दिन से हम आपके सामने विषय लेकर आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। हम देश के तमाम मीडिया चैनलों को और न्यूज़पेपर को भी आह्वान करते हैं कि इस मुद्दे पर वो सामने आए, देश के सामने वास्तव स्थिति क्या है इसको रखे। बंगाली समुदाय इस देश के लिए हमेशा ही क्रांतिकारी के रूप में आगे आकर राष्ट्र के समर्पण में खड़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से होने वाली घुसपैठ, वहां पर लंबा चला लेफ्टिस्टों का शासन और अब ममता बनर्जी का ये सारा उनका मूडी खेल ये बंगाल को पीछे लेकर जा रहा है। एक तरफ तो ममता कह रही है कि मेरे पास केवल 1,000 करोड़ रुपए बचते हैं और उसका मैं एक राज्य चलाने के लिए कैसे उपयोग कर सकती हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना पैसा बर्बाद कर रही है वोट की राजनीति में कि उससे उस राज्य का कुछ फायदा हो सकता है, उसके बजाय नुकसान हो रहा है। बांग्लादेशियों की समस्या केवल बंगाल की नहीं है, ये पूरे देश की है, उसको भी हम उठाएंगे। कहा जाता है कि बांग्लादेशी अब एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, कई जगह पर वो मुख्यमंत्री बनने के भी लाइन में है, और अगर हम ऐसे ही चुप बैठते रहे तो इस देश का प्रधानमंत्री भी कभी बांग्लादेशी घुस बैठे रहेगा। तब ना केवल बंगाल, ये पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। क्या अगर इसको ऐसे बनने देना है तो चुप बैठिए, और अगर इसको रोकना है तो आवाज उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हादसा कैसे हुआ? रसोई में काम कर रही थी, अचानक प्रेशर कुकर फट गया। लेकिन ये तो जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो।